मैं आशीष गौतम जागृशन कॉलेज का स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है ग्रामीण भारत में नारीवाद वास्तविकता है। मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ नारीवाद क्या होता है। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक सोच है, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है जिसमें यह बताया जाता है कि जो नारी और पुरुष है उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। कौन सा अधिकार? राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इसको सबसे पहले हम ये बता देते हैं ये इस सोच की आने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सोच इसलिए आने की जरूरत पड़ी नारीवाद, क्योंकि सदियों से नारियों के साथ काफी शोषण होता रहा है। और हिंदुस्तान में हो चाहे यूरोप में हो, दोनों ही जगह पर नारियों को काफी शोषण का सामना करना पड़ा है। अगर हम फॉर्मली तौर पर लेते हैं तो ये इसकी शुरुआत की गई मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट में, जो उनकी जनक मानी जाती है नारीवाद की। क्या था कि 18वीं शताब्दी तक फ्रांस में नारियों की स्थिति बहुत बुरी थी। उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, यानी यहाँ तक कि उन्हें राइट टू वोट का भी अधिकार नहीं था। तो अपने अधिकार पाने के लिए नारियों ने एक ये आइडियोलॉजी निकाली, समान अधिकार मैन के लिए, मैन के साथ। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं। अब इसको हम 3 वेव में से देखा जाता है। ठीक है, पहली वेव 1920 में आई, दूसरी वेव 1960 के बाद आई, तीसरी वेव 1920 के बाद आई, अब हम 1990 के बाद आई। अब हम हिंदुस्तान में इसको देखते हैं। नारियों का जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में उसके बाद में काफ़ी योगदान रहा है। चाहे वो राजा राम मोहन के साथ मिलकर सती जैसी क्रूर प्रथा को बंद कराना हो, चाहे महात्मा गांधी के साथ मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ना हो, चाहे आज़ादी के बाद नारी को उत्थान के लिए काम करना हो एवं उन्हें सारे अधिकार दिलाने हो। ठीक है, अब आज के अगर हम संदर्भ में देखें क्या है नारी की स्थिति ग्रामीण भारत में। अरे आज तो नारियों की स्थिति हम ये कह सकते हैं कि वैसी है जैसे 1947 से पहले थी, आज़ादी से पहले थी। क्या हो रहा है अब इनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार की अभी मैं बताता हूँ कि कहाँ होता है। सबसे पहले है हमारी जो सोच है पितृसत्तात्मक सोच, यानी कि पैट्रियार्कल सोच। इसके तहत जो पिता होता है या घर के जो लोग होते हैं वो हमेशा एक लड़की को प्रेफर देते हैं, लड़के को चाहते हैं। वो नारी को एवं लड़की को एक बोझ की तरह समझते हैं। उसका आगे जाके दहेज देना पड़ेगा, ये हमारे वंश थोड़ी ना पड़ा कि लड़का ही बनाएगा। यहाँ से हम नारियों के शोषण की शुरुआत होती है। इसके अलावा इस दूसरा चरण देके उससे लिंग कि काफी बार हमने ये देखा है कि नारियों के जब माँ के पेट में गर्भ में बच्चा होता है तो उन्हें लिंग जांचने की कोशिश करते हैं। अगर लड़की होती है तो काफी बार हमने देखा उसे वहीं मरवा दिया जाता है। जब लड़की पैदा ही नहीं होगी तो हमारा नाम क्या रोशन करेगी। तीसरा शिक्षा, कहा जाता है जो शिक्षा होती है किसी भी देश की प्रगति का आधार होती है। अब लड़कियों की अगर शिक्षा के मामले में बात की जाए, लड़कियां उन्हें तो शिक्षा मिलेगा अधिकार मुश्किल से मुश्किल 30% लड़कियां जो होती है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाती है, यानी कि इतना कम दर। अब आगे चलते हैं हम इसके बाद लड़कियों को बचपन से ही ये बताया जाता है वो कोमल है, कमजोर है। वो पहले अपने पिता के ऊपर निर्भर होती है, इसके बाद अपने पति के ऊपर और जीवन के अंतिम दौर पर अपने बेटे के ऊपर। अब देखा जाए क्या क्या नहीं होता, रेप, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, इतना ज्यादा उनके खिलाफ अत्याचार होता है। अभी क्यों होता है अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियों को एक बोझ की तरह समझा जाता है। लड़कियों को तो आवाज उठाने की भी परमिशन नहीं होती है। अब इसके आता है सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले सोल्यूशन लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें यह बताना आप बोझ नहीं है, आप तो हमारा अभिमान है। दूसरा, लड़कियों के लिए जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो ज्यादा होना और लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पुलिस में भर्ती करना। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा न्यायालयों में लड़कियों की भर्ती करना। एक नारी का दुख नारी ही समझ सकती है। चौथा, अब हमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्हें ये कंपलसरी करना चाहिए ना मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो है, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। एक दोहे के साथ इसको समाप्त करना चाहूंगा। नारी है अभिमान मेरा, नारी है सम्मान मेरा, नारी तू बोझ नहीं, तू तो मेरा सिर का अभिमान मेरा। धन्यवाद।